अस्सलाम वालेकुम जी, शाम बखैर। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं? क्या खैर कि हमारे मुल्क में ये जो कल से वाक़या हो रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, इसने सबको परेशान करा हुआ है, सबको परेशान कर रखा है। जाफर एक्सप्रेस आपको पता है अब हाईजैक हुई, मतलब यरगमाल हुए मुसाफिर। उसके बाद ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि 190 तक मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाज़ियाब कराया जा चुका है। ऑपरेशन में 30 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम किए जा चुके हैं, मारे गए हैं। दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में भी हैं, तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि उनका एक कम्युनिकेशन जो है अफगानिस्तान में जो इनके हैंडलर्स हैं उनके साथ प्रॉपर चल भी रही है। बलूचिस्तान में जो रेलवे का नेटवर्क है वो भी ज़ाहिर है मुतासर है, उसको भी अभी स्टैंड स्टिल पे कर दिया गया है, क्योंकि जब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता, तमाम मुसाफिरों को बाज़ियाब नहीं कराया जाता, तब तक सूरत हाल नॉर्मलाइज तो हो नहीं सकती। सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए हैं। सेनेटर साहब, ज़ाहिर है पूरी कौम बहुत परेशान है, लोग हमसे जाते हैं, आपसे जहाँ जा रहे होंगे पूछ रहे होंगे। शुरू में खबरें आ भी नहीं रही थी, अभी स्टेटस है क्या? आप हमें बता सकते हैं क्लियरली कितने मुसाफिर अभी भी दहशतगर्दों के कब्ज़े में हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने इस ट्रेन पर हमला किया, क्या स्टेटस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ये दोपहर में ये वाक़या हुआ है और इसमें तकरीबन 70 से 80 ऐसे दहशतगर्द थे जिन्होंने ट्रेन पर हमला किया और ट्रेन में फैमिलीज थे, इसमें सिविलियंस थे, कुछ इसमें सरकारी मुलाजिम थे, एफसी के जवान भी थे इसमें। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना एक्शन शुरू किया है और बहुत ही थोड़े टाइम में सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस वो सारी की सारी उस जहाँ पर ये हुआ है वहाँ पर पहुँच गई थी, मगर क्योंकि जो मगवी थे उसमें ढाल बनाया गया था बच्चों को और खवातीन को, तो बड़े ही एहतियात से ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा। पहली दफा में तकरीबन कोई 70-80 के करीब, और उसके बाद दोबारा जो रात भी ऑपरेशन चलता रहा है तो तकरीबन 150 के से ज्यादा लोग जो हैं, एग्जैक्ट इस वक्त आपको फिगर तब तक नहीं दे सकता जब तक कि ये ऑपरेशन कंक्लूड ना हो जाए, और उनको बाजियाब किया गया। अभी भी बहुत सारे ये खवातीन और बच्चे जो हैं इनको ढाल बनाया हुआ है। खुदकश जो दहशतगर्द हैं, धमाका करने वाले, वो इनकी छोटी टोलियां बनाकर उसके अंदर उनके सामने बच्चे और खवातीन के साथ खुदकश जो है वहां पर वो हैं। तो इसीलिए ऑपरेशन जो है वो बड़ा ही एहतियात के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बल्कि तमाम लोगों की जानों को महफूज किया जा सके। कुछ शहादतें हुई हैं और बहुत सारे तकरीबन कोई 4 दर्जन के करीब सेनेटर साहब जी, सेनेटर साहब आपने 70 से 80 दहशतगर्द आपने ये फिगर आप दे रहे हैं, दैट्स अ ह्यूज नंबर। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये ऑलरेडी मौजूद थे ट्रेन के अंदर, या फिर उन्होंने वहाँ रोका होगा और फिर ये उसके ऊपर चढ़े होंगे? दूसरा, ये अपने हैंडलर्स, अपने जो सारे जहाँ से डायरेक्शंस ले रहे थे अफगानिस्तान में, ये उनके साथ राब्ते में भी रहे हैं? अब अफगानिस्तान से हम भी ऑब्वियसली हुकूमत भी बहुत बार बातचीत कर चुकी है कि वो कंट्रोल करें अपनी साइड पे जो दहशतगर्द हैं। क्या आपको ये सारे मरहले में आपको क्या नजर आ रहा है? अफगानिस्तान भी बीच में कंट्रोल करना नहीं चाहता, कंट्रोल कर नहीं सकता, आप इसको किस तरह असेस कर रहे हैं? ये वाक़या जो है ये डिस्ट्रिक्ट कच्ची जो है उसके में हुआ है, और यहाँ पर टनल्स हैं, और ये टनल्स और 2 छोटे स्टेशन है रेलवे के, जिसके दरमियान में जब ये ट्रेन टनल्स के करीब से निकली है तो उस वक्त ये दहशतगर्दों ने हमला किया है। यहाँ पर कोई भी सड़क या कोई और इसको रास्ता जो है वो नहीं जाता, और ये भी एक वजह है कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को के जाने में, और उसके बाद बहुत सारे पहाड़ हैं और इन लोगों ने छोटी टोलियों में बच्चों और खवातीन को साथ लेके छोटी टोलियां बनाकर ये पहाड़ों में छुपने की कोशिश की। बहरहाल अभी तक मैंने जैसे आपको बताया है कि 150 से ज्यादा लोगों को बाजियाब कर लिया गया है, और तकरीब कोई
3 से 4 दर्जन के करीब जो दहशतगर्द हैं, उनमें से 70 हलाक और बहुत सारे जख्मी हुए हैं। ये जो नेटवर्क है या ये जो गठजोड़ है, ये बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हमसाया मुमालिक के साथ इनके हाइट आउट्स वहाँ पे हैं, इनके कम्युनिकेशन जो है वो उसकी बहुत सारा रिकॉर्ड वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस वक्त तक उन्हें पता चला है इनकी कॉल्स का, जिसमें इनका जो इनका हैंडलर है मेन, वो इस वक्त अफगानिस्तान में है। एक और जो अफसोसनाक बात यह है कि चले वो तो दहशतगर्द है, उनके हैंडलर जो हैं वो एक हमसाया मुल्क में हैं, उनको डॉलर देने वाले जो हैं वो किसी और मुल्क में बैठे हैं, हमारे दुश्मन यकीनन इंडिया वो सपोर्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान में से भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर और बड़ी जमातों ने और कुछ बलूचिस्तान की जमातों ने ऐसे ट्वीट्स और ऐसे बयानात दिए हैं जो लगता यह है कि दहशतगर्दों के हवाले से उनकी हौसला अफजाई और सिक्योरिटी फोर्सेस की हौसला शिकनी की जा रही है। बहुत सारे ऐसी ट्वीट्स और बहुत सारे ऐसे बयानात जो सोशल मीडिया पे दिए गए हैं, इनको भी हुकूमत उसी तरह हैंडल करेगी जैसे इन दहशतगर्दों कर रही है। ये भी सहूलतकारी है। चलिए तलाल साहब, आपने साथ साथ ये वार्निंग तो दे दी कि ट्वीट्स जो किए जा रहे हैं जिन लोगों की तरफ से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, कोई भी कदम उठाना हो आगे, जाहिर है सब को ये मुल्क प्यारा है, सब इस मुल्क में मसाइल का हल चाहते हैं। एक कौमी हम आहंगी की भी ज़रूरत होती है। बलूचिस्तान का मसला हम इसे क्या कहेंगे, टेररिज्म नो डाउट है, लेकिन दे आर पीपल हु से दिस इज़ एन इंसर्जेंसी। तो हम क्या डिटर्मिन कर पाए हैं कि हमने इस सूरत हाल को हैंडल करना कैसे है? क्या कोई ग्रैंड ऑपरेशन होना है? क्या कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना है? क्योंकि अब ये सूरत हाल खासी आउट ऑफ हैंड हो चुकी है ऑलरेडी। क्या सोचा है? क्या सबको एक मेज पर बिठाना है? तमाम जो कौमी सतह की सियासी जमातें हैं बैठें, बात करें, तय करें कि किस तरह मसला हल होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि उस पॉइंट पे बात आ चुकी है कि सख्त तरीन एक्शन जो है इसके बगैर कोई चारा नहीं है। बहुत दफ़ा जो उसके लोकल स्टेक होल्डर्स है उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की, दोबारा एतमाद में लेंगे, मगर ये कहकर आप जान नहीं छुड़ा सकते कि हुकूमत अच्छी तरह हमसे राब्ता नहीं करती, हमें एतमाद में नहीं लेती। और एक और जो बलूचिस्तान का इशू है बहुत बड़ा, वो एक इसमें ये है कि इसमें ज्यादातर एरिया जो है उसको कहते हैं बी कैटेगरी, जिसमें लेवीज हैं। लेवीज एक ऐसी फोर्स है जो कि तकरीबन अनट्रेंड है, जो कि जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, इसकी जो हाजिरी है वो 40% से भी कम है, इसका बजट आज 92 अरब रुपया है। और ये वहां पर लोकल जो इन्फ्लुएंशर्स हैं तो लोग वो इसको रखने में यानी हामी हैं। अब हमें रिफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा और ये जैसे बाकी सूबों में ए कैटेगरी यानी जहां पुलिस भी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, उस तरह इसको ये भी ऑप्शन सामने रखना पड़ेगा। लोगों को इत्मीनान में भी लेंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं कि दहशतगर्दी की जंग या इंसर्जेंसी जो है इससे निपटा नहीं जा सकता जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस यक जुबान एक बयानिए के साथ खड़े ना हो। 2013 से 18 में भी दहशतगर्दी खत्म इसी वजह से हुई थी कि पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये एहसास किया और वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हुए एक बयानिया के साथ। तो ये बिल्कुल हम इसको करेंगे, जहां जिसको भी रीच आउट करना पड़ा करेंगे, लेकिन बिल्कुल मजीद ढील नहीं दी जा सकती। और मजीद टाइम भी सेनेटर साहब, जी सेनेटर साहब, क्योंकि यहाँ इंसर्जेंसी हम देखते रहते हैं, जब ऑपरेशन हो भी जाता है, चीज़ें कंट्रोल में भी आ जाती हैं, तो उसमें भी कुछ महीने या कुछ साल में वापस हो जाती है बात। अभी आप कह रहे हैं सख्त तरीन एक्शन लेना या फिर रिफॉर्म्स का आपने जिक्र किया है, इंतज़ार किस चीज़ का है? इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या फिर ये आपकी जिसको कहते हैं ना फोरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अब तक, बिकॉज ये एक वॉलेटाइल रीजन हमारा है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए, कुछ जो ये मामला पैदा हुए हैं, ये पिछली गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें दहशतगर्दी की जंग जो पाकिस्तान ने फ्रंट लाइनर के तौर पे लड़ी, वो 2013-18 के दरमियान जब दहशतगर्दी की जंग वो जीती गई, उसके बाद दुनिया ने भी हमें तनहा छोड़ा और पाकिस्तान के अंदर भी पिछली आने वाली हुकूमत ने भी कुछ पॉलिसीज ऐसी इख्तियार की कि हमारे हमसाया मुल्क बहुत सारे लोग इधर आ गए। और ये जो BLA या TTP हैं, ये सब
कोलैबोरेशन है, और इस कोलैबोरेशन के पीछे वही लोग हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल होता नहीं देख सकते। यानी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए, रुपया तकड़ा हो, पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो रही हो, तो दहशतगर्दी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? इसीलिए बढ़ती है कि किसी तरह डिस्टेबलाइज किया जा सका है। अगर इकोनॉमी संभल गई है तो अब ये हमला किया जा सके। और बलूचिस्तान और केपी में इसकी एक वजह यह है कि इसके साथ बॉर्डर अफगानिस्तान का बहुत लंबा लगता है, और उस वजह से जो हाइड आउट्स हैं वो बड़ी करीब हैं, लोगों का आना जाना जनरेशंस के साथ है, तो उसका फायदा उठाते हैं। अच्छा तलाल साहब, अब सिक्योरिटी ज़राए ने आपको क्या बताया है? आप लोग राब्ते में हैं मुसलसल, जाहिर है हमारी इंफॉर्मेशन का जरिया तो आप ही लोग हैं ज़्यादातर, हम आप ही से पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। सिक्योरिटी ज़राए आपको क्या बता रहे हैं? मज़ीद कितना वक्त लग सकता है? ज़ाहिर है एक मुसाफिरों की फहरिस्त तो होगी जिन्होंने टिकट खरीदा होगा। 400 बताया जा रहा था, हमारे पास आप कह रहे हैं 150, हमारे पास 190 का नंबर था जो कि बाजियाब हो गए। बाकी कितने बचे हैं? कुछ एग्जैक्ट फिगर है या हम खुद ही माइनस करके हिसाब कर लें? कोई टाइम लाइन दी जा रही है? हाँ इसमें 1 दिन लगेगा, इसमें 2 दिन लगेंगे, इसमें चंद घंटे लगेंगे, क्योंकि जिनके लवाहिकीन हैं वो भी परेशान है और पूरी कौम इस वक्त बड़े इस्तराब में है। 24 घंटे तो ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए ये तकरीबन 400 से ज़ायद मुसाफिर इसमें सवार थे। इसमें बच्चे, फैमिलीज, इसमें सिविलियंस, इसमें कुछ सरकारी मुलाजमीन जैसे मैंने कहा FC के जवान इसमें थे। और इसमें ये जो ऑपरेशन में देर लग रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरह की जो फोर्स है वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन एहतियात मैंने बताया कि करनी पड़ रही है, क्योंकि जो बच्चे और खवातीन हैं वो ढाल बनाए गए हैं, खुद जो है वो उन टोलियों के दरमियान में मौजूद हैं, उनको एलिमिनेट करना, लोगों को बचाना, इसमें इसलिए कुछ वक्त लग रहा है। और ये ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहां पर कोई सड़क, कोई ऐसा रास्ता भी मौजूद नहीं है। बहरहाल अभी जो रिसेंट एक आई है रिकॉर्ड या टेप जो सामने आई है, जिसमें एक दहशतगर्द अफगानिस्तान किसी से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि हमारे इर्द गिर्द फौज ही फौज और इस वक्त सिक्योरिटी के अदारे हैं, तो लगता है हम बच के नहीं निकल सकेंगे। तो सूरत हाल, मगर हमें मोहतात इसलिए होना है क्योंकि वहाँ बच्चे, वहाँ खवातीन, वहाँ खुदकश बमबार मौजूद हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि हर कोई महफूज तरीके से वहाँ से निकले और दहशत जो है वो जहन्नम वसल हो। इंशाल्लाह ताला मैं इसका कोई टाइम तो नहीं दे सकता, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद डिटेल जो है वो आपके सामने हम रखेंगे। मेरी इस वक्त आपसे गुजारिश है कि आसराइयां ना की जाए। फेक न्यूज, सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस और प्रेस रिलीजेस चल रही हैं, मुझे ये बताएं कि जिस पहाड़ी इलाके में सिग्नल्स नहीं है, जहां पर कोई और चीज मौजूद नहीं है, वहां से इंफॉर्मेशन पहले नहीं जा सकती। इसका मतलब पहले से बनाकर रखी गई है। ये कोई पूरा एक प्लान के तहत है कि वो किसी और मुल्क से, किसी और जगह से जारी की जाती है। तो हमें फेक न्यूज पे या इस तरह की खबरों पे जिससे हौसला शिकनी हो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे सिपाही तक सारे लोगों की नजरें भी इधर हैं और जल्द ये जाहिर कोई भी नहीं चाहता किसी की, मतलब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं और जो अफसरान हैं वो जान हथेली पर रखकर लिटरली ये कार्रवाई कर रहे हैं, इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्द अज जल्द कामयाब हों और जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे हम वतन हैं, मुसाफिर हैं, वो बाजियाब हों। और उसके बाद ज़ाहिर है हम सब इंतज़ार करेंगे और फिर आपने भी कहा कि तफसील से ब्रीफिंग दी जाएगी। सवालात तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन पहले लेट दिस ऑपरेशन सेटल और हम सब दुआ गो हैं कि ये जल्द मुकम्मल हो और फिर आपसे बात करेंगे। सेनेटर तलाल चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस, आपने डिटेल दी। अच्छा, साथ ही तलाल चौधरी साहब कह रहे थे ऑब्वियसली ये गॉसिप मॉन्गरिंग और बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ वगैरह हो रही है, तो आपको ये ज़रूर बता दें कि भारतीय मीडिया जो है ना वो बड़ा रिवायती तंग नज़री के शर्मनाक मुजाहरे जो है वो कर रहा है। किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने बहुत सी वीडियोज़ ऐसी बना के वो पेश कर रहे हैं जैसे कि अभी अभी ये हो रहा है। उसके अलावा पुरानी वीडियोज़ किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये मौजूदा वीडियोज़ हैं, वो चल रहा है। उसके लिए जियो फैक्ट चेक भी काम कर रहा है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जाके, जो पुरानी वीडियोस हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। दीगर जो फैक्ट चेक के इदारे हैं
वो भी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया। सलमान अशरफ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कोयटा में, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बताइएगा एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है वहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली 24 घंटे तो गुजर चुके हैं, हमें यही बताया जा रहा है कि 190 तक मुसाफिर जो हैं उनको बाजियाब भी करवा लिया गया है, 30-40 दहशतगर्द जो हैं वो मारे भी गए हैं। बिग नंबर्स कमिंग आउट, क्या आपने देखा है? कोई हॉस्पिटल्स में हैं उनसे कोई बात हुई है जो लोग निकल रहे हैं? बिल्कुल जी, इस हवाले से अगर बात की जाए तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें इसका फिगर बताया कि 190 मुसाफिरों को अभी तक जो है वहाँ से बाजियाब करवाया गया है और 30 का फिगर जो है जो इस वाक़े में मुलविस टेररिस्ट थे उन्हें हलाक किया गया है। इसके अलावा इस वक्त सूरत हाल ये कि अभी भी इलाके में ऑपरेशन जारी है, क्योंकि उनके पास अभी भी कई मुसाफिर जो हैं उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है दहशतगर्दों ने, तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जाके उन्हें स्ट्राइक कर रही है। और इसी सूरत हाल में जो दहशतगर्द हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ टोलियों की सी शक्ल इख्तियार कर ली और हमलावर मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूद हैं। अभी मुकम्मल तौर पर एरिया क्लियर नहीं हुआ, जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ ज़राए से, क्या कहना है कि अभी भी इसमें कुछ वक्त लग सकता है। अब से कुछ देर कबल कोयटा से एक रिलीफ ट्रेन भी रवाना की गई है जिसमें मेडिकल का सामान है, कुछ खुराक का सामान है, और यहाँ से लेकर ये ट्रेन रवाना हुई है जो शाम तक वहाँ से जो बाजियाब शुदा मुसाफिर हैं उन्हें लेकर वापस कोयटा पहुँचेगी। उसके बाद एक और इनके फिगर के हवाले से पता लगा, हम जरा समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल तक जब हमारी बात हो रही थी एंड एवरीबडी सो इन्वेस्टेड एंड कंसर्न के, क्योंकि पूरी ट्रेन को यरगमाल बना लेना, हमें यह बताया जाता है एक टनल है जिसके अंदर इसको रोक लिया गया है। उस इलाके के हवाले से हमें बताएं कि इर्द गिर्द क्या है, वाकई वो टनल में है या ओपन एयर में है, वो ट्रेन कितनी लंबाई है, मतलब कितनी बोगियां, कहाँ रोका हुआ है? जी अब्दुल्ला नुमा, अगर बुश्तान के इस एरिया के मेले वकू के हवाले से बताया जाए तो यहाँ की सूरत हाल ये है कि ये एक कंप्लीट सिलसिला है टनल्स का जो इस रेलवे ट्रैक पर अंग्रेज़ दौर से है, कि इससे गुज़र के जो है ट्रेन सिब्बी पहुँचती है जहाँ इसका तमाम जो टनल्स का सिलसिला है वो ख़त्म हो सकता है। ये 8 नंबर टनल है जहाँ पर ये हादसा पेश आया। इससे पहले यहाँ पे जो नामालूम हमलावर थे उन्होंने धमाका खेज़ मवाद ट्रैक पे नस्ब किया हुआ था। जैसे ही वो धमाका खेज़ मवाद फटा है उससे ट्रैक डैमेज हो गया और ट्रेन वहाँ पे स्ट्रक हो गई। उसके साथ ही अतराफ़ की पहाड़ियों पे जो हमलावर मौजूद थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करते करते वो ट्रेन के अंदर दाखिल हो गए और जितने भी मुसाफिर थे उन्होंने सबको वहाँ पर यरगमाल बना लिया। उसके बाद उन्हें चेक किया गया, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब इसमें शामिल थे। बाद अज़ां जैसे ही फोर्सेस को इसकी इत्तला मिली वो मौके पर पहुँचे और आहिस्ता आहिस्ता ये ऑपरेशन स्टार्ट होते हुए इसमें लोगों को वहाँ से बाजियाब करवाया गया। अब भी जो बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों की बड़ी तादाद जो है अब भी उस ट्रेन में मौजूद है, जिन्हें तमाम को वहाँ पर उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। बाज़ जो इतलात उनकी सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये आ रही हैं कि उनमें कुछ खुदकश हमलावर भी हैं जिसकी वजह से वो एहतियात बरत रहे हैं और पूरा जो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन है उसे उसकी रफ्तार उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उनकी कोशिश है कि तमाम लोगों को बाहिफाजत जो यरगमाली बनाए गए हैं उन्हें बाहिफाजत वहाँ से बाजियाब करवाया जाए, इसलिए सूरत हाल हो रही है। और जहाँ तक आपने बात की इस एरिया की, इस टनल के अतराफ़ में अगर देखा जाए तो क्योंकि हम यहाँ से मुतादिद बार आते जाते रहे हैं और भी जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं जो यहाँ से गुजरे उनको पता है कि ये एरिया एक ऐसा है जो 8 नंबर टनल बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर है कि इससे पहले और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टें भी कायम हैं, रोड नेटवर्क भी काफ़ी क्लियर है। लेकिन जो ये 1 से तकरीबन 5 किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये टनल आती है उसमें इंतहाई दुश्वार गुजार एरिया है। नेटवर्क नहीं है, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज वहाँ पे नहीं है। जस्ट जो लोकल पुलिस लेवीज़ या फोर्सेस की जो कॉर्डलेस माइक हैं उनके वायरलेस हैं वो यहाँ पर काम करती है। कम्युनिकेशन का निज़ाम चाहे वो ज़मीनी हो या राब्तों के और ज़रिए हो वो तमाम यहाँ पर इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का से दो चार होना पड़ता है। तो इस वजह से जो यहाँ पे ऑपरेशन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत पेश आ रही है। और जो पॉइंट चुना गया है उस हवाले से भी देखा जाए तो यहाँ फोर्सेस को रिस्पॉन्ड करने में भी इसलिए मुश्किलात पेश आ रही है कि वो काफ़ी देखभाल के ये तमाम सूरत हाल को देख रही है ताकि जो यरगमाली बनाए गए मुसाफिर हैं उन्हें नुकसान ना हो। कितने लोग अभी भी यरगमाल हैं, कोई नंबर है हमारे पास अभी या अभी कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है?
देखिए अब्दुल्ला, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। कयास राइयाँ हर तरफ से जारी हैं, कोई इस फिगर्स को एग्जेजरेट करता है, कोई इसे कम बताता है, लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि अगर हम तमाम मुसाफरों की और रेलवे के अमले की और उनके साथ जो पुलिस का अमला इस सिक्योरिटी पे मामूल थे, हम सबके देखें तो 400 से ज़ायद बताए जा रहे हैं। उसमें से 190 लोग अब तक सिक्योरिटी ज़राए ने उसकी तस्दीक की है कि उन्हें जो है बाजियाब करवाया गया है। तो अगर बाकी देखे जाएँ तो तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी यरगमाल हैं, जिनकी बाहिफाजत बाजियाबी के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। सलमान, ये भी बताइएगा, जिनको जो 190 मुसाफिरों की बात हो रही है कि जिनको छोड़ दिया गया है, जिनको जाने दिया गया है या फिर जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है, बाजियाब कराया गया है, उनसे आपकी बात हुई है? वो क्या माहौल बताते हैं कि मतलब ऑब्वियसली वो तो उसके गुजरे हैं उस चीज़ से, तो वो क्या बताते हैं? वो पहचान रहे हैं इन दहशतगर्दों को? क्या ज़बान बोल रहे थे? कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी? जिस रात गए जब ये ट्रेन वहाँ से पहले मच रेलवे स्टेशन पहुँचाई गए, वहाँ से इन मुसाफरों को बज़रिया सड़क मुख्तलिफ़ कोचेस के ज़रिए कोयटा पहुँचाया गया। तो जहाँ जब उनसे हमारी बात हुई, 57 मुसाफिर थे, मुख्तलिफ़ फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनमें से कोई भी ने शनाख्त करने से कासिर था। उनका कहना था ये ज़बान जो है वो उस टाइम पर वो इतनी अफरा तफरी थी कि उनकी ज़बान के हवाले से कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता उन्होंने इतना ज़रूर बताया कि धमाके के बाद अफरा तफरी मची, इन्होंने इनके शनाख्ती कार्ड चेक किए, ख़वातीन और बच्चों को जो वहाँ पे था उन सबको एक कॉर्नर में ले गए, उन्हें वहाँ पे मुकीद कर दिया, उन्हें कुछ कहा नहीं गया, उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इसके बाद वो मज़ीद कुछ कहने की सिचुएशन में नहीं थे। कुछ की जो है तिब्बी मुआयना भी किया गया, ब्लड प्रेशर के इशू भी थे, कई मरीज़ भी इसमें थे। तो इस हवाले से कोई वाज़ेह तौर पर वो नहीं कर सकते। अभी भी आई एम श्योर के पीछे दहशतगर्दों के निर्गे में है, ट्रॉमा है पूरा ऑब्वियसली। सलमान, हम आपसे पता करते रहेंगे जो इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आप तक भी पहुंचेगी, ज़ाहिर है आप हम तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका। और द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट एंड टॉक अबाउट इट कि ये मसला कैसे हल होना है लॉन्ग टर्म ऑल्सो, क्योंकि ये मसला हमारे सामने है। हम लिटरली बच्चे होते थे, हम अब इस उम्र को पहुंच गए हैं, ये मसला जो का तू है इनफैक्ट बढ़ रहा है और एग्जैक्टली बढ़ रहा है। और ख़ासतौर पे इस वक्त अभी जो हुआ है, पूरी ट्रेन को यरकमाल बना लेना, डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ग्रेविटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इट्स नॉट अ शॉकर इन द सेंस कि ये हमले, ये अटैक्स हो रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से हो रहे हैं। यूर राइट कि अब बैठ के इसका कोई लॉन्ग टर्म लेकिन इसका हल जो है वो निकालना बहुत ज़्यादा होता है जब आप कोई जहाज़ हाईजैक करते हैं या इस तरह से किसी ट्रेन को पूरी को यरगमाल बना लेते हैं और जो बाजियाब हो गए हैं उनका ट्रॉमा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इट मेक्स ग्लोबल न्यूज़। हमारा दुश्मन जो भी है, जिधर भी हैं, इर्द गिर्द जहाँ भी हैं दुनिया में, वो इस पर बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, बहुत नेगेटिव बात होती है, कर रहे हैं। सो हमें ज़रा इस सूरत हाल का इदराक करते हुए इस मामले को संजीदा आई एम श्योर ले रहे होंगे लोग, लेकिन कौम को भी एतमाद मिले साथ। राइट, हमें ब्रेक लेनी है अभी। वेलकम। अच्छा जी, रमज़ान मुबारक में पाकिस्तानी अवाम जो है वो बढ़ चढ़ कर ज़कात और खैरात जो हैं वो देते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि पेशावर भिखारियों के बजाय अपनी ज़कात और अतियात ऐसे फलाही इदारों को दें जो मजमूई तौर पर माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और कभी कभार ये लगता है ना, कोई इर्द गिर्द आपसे मांगने आ रहा है तो आप देखिए अपने दिल का एक बोझ जो है वो हल्का कर रहे हैं, बट बी लिटिल मोर इंटेलिजेंट एंड माइंडफुल अबाउट इट, क्योंकि दिल का बोझ तो हल्का हो रहा होगा लेकिन वो पैसा आपका बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा। तो आइडेंटिफाई प्लेसेस जहाँ सही काम हो रहा है जिसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन का कोई फ़ायदा तो होना कहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक शुबा आ जाता है तालीम, और तालीम में TCF किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मुल्क भर में हज़ारों स्कूल हैं इनके, द सिटीजन्स फाउंडेशन के, और बरसों से ये इस मैदान में अपना लोहा मनवा चुके हैं। ये दुनिया को बता चुके हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं, और इनके जो ग्रेजुएट्स हैं, इनके जो बच्चे बच्चियां हैं जो पढ़ लिख के आज बड़े बड़े मकाम पे पहुंच गए हैं, वो इनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। असद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ डेवलपमेंट हैं TCF साउथ के। बहुत शुक्रिया असद साहब। साहब, हर साल ही ज़ाहिर है, इस मरतबा कितने स्कूल हो गए आपके? इस बार हमारे 2000 का नंबर क्रॉस हो गया है और 3 लाख बच्चों का नंबर क्रॉस हो गया है। चले मुबारक हो, लेकिन ये मसला जूं का तू है। उसके पीछे वजह है, आज भी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। पाकिस्तान के अंदर हर साल 60 लाख बच्चा पैदा होता है, जिसमें से 40% स्कूल जा ही नहीं पाता, वो इनरोल ही नहीं करता।
30% बच्चा उन स्कूलों में जाता है जहाँ पर उस मयारी तालीम उनको मुयसर ही नहीं हो रही जिससे वो उनका जहन पनप पाए या वो चीज़ें सीख सके। सिर्फ 30% बच्चा वो स्कूल में जा रहा है जो प्रॉपर स्कूल है। सो अगर मैं इसको और आपको ब्रेकडाउन बताऊं तो आप समझें कि 60 लाख में से 24 लाख बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है और 18 लाख बच्चा उन स्कूलों में जा रहा है जहाँ पर मयारी तालीम नहीं है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी जो इस साल अगर 60 लाख बच्चा पैदा हुआ, 4 साल के बाद जब ये स्कूल गोइंग एज में आएगा तो आपके 4 साल के अंदर 2.5 करोड़ बच्चा और पैदा हो चुका होगा पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह से चैलेंज बढ़ता जा रहा है, ये डेफिसिट खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हमें बहुत सारे स्कूल बनाने पड़ेंगे, जो स्कूल ऑलरेडी हैं उनको हमें भरना पड़ेगा। सो TCF का अब ये मिशन है कि हमने, जिस तरह मैंने कहा कि जो 18 लाख बच्चा जो ऐसे स्कूलों में जा रहा है जहाँ पर मयारी तालीम नहीं, उनके लिए क्या किया जाए। एक तो जो हमारे स्कूल में वो तो पढ़ रहे हैं, सो वी स्टार्टेड अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कि क्यों ना हम वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करें कि क्योंकि बच्चा होता है कोरा कागज़, जो आप उसको सिखाते हैं वो वही सीखता है। सो वी स्टार्टेड अ इकोनॉमिकल प्रोग्राम जिसके अंदर सिर्फ 1400 रुपये के अंदर आप 6 हफ्ते का कोर्स करके पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी ऑनलाइन रजिस्टर करवाएं, हमारा कोर्स करें और आप बच्चों को बेहतर तरीके स्कूल में पढ़ा सकते हैं। फिर हमने अपनी किताबें बनाई हमारी दिलकश दुनिया के नाम से। सो वी थॉट कि जो बच्चा इन स्कूलों में पढ़ रहा है अगर वो मयारी तालीम हासिल करना चाहता है तो कंटेंट ऐसा हो जिससे बच्चा रिलेट कर सके, बच्चा सीख सके। सो इस वक्त 500 से ज़्यादा स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान में जो TCF की किताबें यूज़ करें। हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो TCF की किताबें यूज़ कर रहे हैं। यानी आपके स्कूल TCF के स्कूल होना अलग, लेकिन आपकी किताबें जो है वो और स्कूलों में भी। किस ग्रेड से किस ग्रेड तक की आपके पास किताबें? हमारी ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक हमारी अपनी किताबें होती हैं जो कि बहुत ही रिसर्च के बाद हमने डेवलप की हैं। हर 3 साल के बाद दोबारा रिसर्च होती है, वो चीज़ें जो हमें आगे कैरी ऑन करनी है वो रखते हैं और जो चीज़ें पुरानी रहती हैं वो हम उसमें से निकाल देते हैं। और ये बहुत एक पूरा डिपार्टमेंट जो दिन रात इस पर काम कर रहा होता है। सो 2 किस्म के चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। एक तो वो बच्चा जो स्कूल जा ही नहीं रहा, तो उसके लिए आई थिंक एज अ नेशन हमने सोचना है कि हम एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किस तरह हमने नए स्कूल बनाने। देखिए 1990 तक जो स्कूल की तादाद थी वो हमारा जो GDP होता है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर अल्लाह को पता है क्या हुआ कि हम जिस हिसाब से हमारा GDP उस हिसाब से हम स्कूल बना ही नहीं सके। सो अब वो गैप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ता जा रहा है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पता नहीं हम कहाँ, अगर हमने अभी बाय द वे पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी है। सो पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज हुई है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। सो आई थिंक हमें लोगों की चीज़ बावर करवानी है कि अगर हम सब मिल जाएं और एक्चुअली इसको इमरजेंसी तस्वुर करें, क्योंकि हमारी नेशन कल इन बच्चों ने चलानी है, जो कौम बनेगी ना उन बच्चों से बनेगी। अच्छा, अब हम बच्चों पे आ जाते हैं, मतलब अब डायरेक्ट उस पे आते हैं डोनेशन वाली बात पे। हम चाहते हैं कि रमज़ान का महीना, यही मौका हमारे पास भी होता है कि हम आपको बता सकें कि ये वो इदारे हैं जिनको आपके ज़कात, अतियात, खैरात, मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बच्चे को अडॉप्ट करना हो, ज़्यादा को करना हो, आप लिटरली ये सोचें कि आप किसी की जिंदगी बदल रहे हैं। कितना मतलब आपकी पूरे खानदान की जिंदगी बदल रहे हैं। देखिए सिर्फ 3600 रुपए महाना, 42,600 के अंदर आप बांध लें 3,600 बस जहन में रखेंगे। 3,600 से आप किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं, उसका पूरा घराना। मैं आपको अब्दुल्ला एक मज़े की बात बताऊं कि आपको हैरत होगी सुन के कि हमने एक स्टडी कंडक्ट करवाई। जितने ग्रेजुएट्स इस वक्त TCF के अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो जनरेशन है जो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी गई है, सो दे आर अर्निंग मोर देन 60-70,000। पहले उनकी हाउस होल्ड इनकम जिसमें अब्बा अम्मा सारे काम कर रहे 15 से 20 हज़ार रुपये होती थी, अब अगर एक बच्चा पढ़ जाए सो वो 60 से 70 हज़ार रुपये महाना कमा रहा है। देखिए लंबा प्रोसेस है, 15 साल लगते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट लगती है ना इसमें से निकलेगी वो ना कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल रही है बल्कि जिस कम्युनिटी से वो आया है उसके आसपास के लोग बदल रहे हैं, बहन भाई। आज फुकदान ये है कि लोग कहते हैं यार बच्चों को पढ़ाओगे फ़ायदा क्या है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास रोल मॉडल ही नहीं है, हमारे पास हीरोज ही नहीं है। इसको खर्चा ना कहें, ये इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू योर फ्यूचर। इनफैक्ट वुडंट यू वांट कि हमारा मुल्क जो है, क्योंकि हम ही है सबसे ज़्यादा क्रिप करते हैं और हमें पता है कि दिस इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, दिस कैन ऑल बी changed, it can all be, you know, it can become better and contribute करें। जी आप हमारी वेबसाइट पे tcf.org.pk पे जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन ये फिगर याद रखें सिर्फ 3,600 रुपए महाना में एक बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं। मैं तो कहूँगा अभी आप फोन उठाएं, लैपटॉप उठाएं, कंप्यूटर उठाएं, जो भी आपको मोड अच्छा लगता है अभी आप टाइप करें, अभी आप हमारी टीम से रब्ता करें, 3,600 में एक बच्चा महाना अडॉप्ट करें और ये सिलसिला बढ़ाते जाएं। I'm going to do it right now. Another kid, inshallah. So, बहुत शुक्रिया असद शहबाज, thank you for being here and doing what you are doing. हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है और ख़बर यह है कि 16 मार्च को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का तखमीना लगाया गया है और पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये तक कमी का तखमीना लगाया गया है। ऑयल कंपनी ज़राए के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपये तक कमी हो सकती है। मट्टी का तेल 10 रुपये, जबकि लाइट डीजल ऑयल 7 रुपये तक कम हो सकता है। अगले 3 दिन की आलमी कीमत में उतार चढ़ाव के हिसाब से कीमतों का हतमी तायुन किया जाएगा।
वैसे ऐसी खबरें जो है ना हमें बहुत फैनफेयर के साथ अब्दुल्ला देनी चाहिए, क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स डू वी गेट दिस न्यूज़ के एक्चुअली किसी चीज़ की कीमत में कमी आ रही हो। दिस इज़ एंड ऑल्सो इतना ज़्यादा, मतलब 14 रुपये जो आप कह रहे हैं, सो दिस इज़ डेफिनेटली गुड न्यूज़। ढूंढ रहे होते हैं ना हम आपको गुड न्यूज़ देने के लिए। अब लेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा जी, आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को रूस के साथ जंग बंदी पर भी राजी कर लिया है। पहले मरहले में 30 रोज़ के लिए आर्जी जंग बंदी होगी। इजराइल और फ़लस्तीन के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी ट्रंप का एक और बड़ा सिफारती कारनामा देखा जा रहा है। इंडीड देखा जा रहा है, वक्त ही सही लेकिन दुनिया भर में जारी 2 बड़ी जंगों के बादल छटने की उम्मीद तो जागी है। सर्टनली सऊदी अरब के शहर जद्दा में कल एक्चुअली 8 घंटे जारी रहने वाली मीटिंग थी, मुज़ाकरात हुए। उसके बाद यूक्रेन और अमरीकी हुक्काम के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है जो तय पा गया है। आलमी उमूर के माहिरीन कह रहे हैं कि अमरीका ने तो यूक्रेन को जंगबंदी पर राज़ी कर लिया है, अब देखना होगा कि रूस क्या फ़ैसला करता है। बट आई गेस ऐसे तो इस नतीजे पर नहीं पहुंचे होंगे। इनके साथ पीछे बैकडोर वहां पे भी बात चल रही होगी। तो वैसे ही अच्छे हैं, अगर पर्सनली सदर ट्रंप के देखे जाएं तो उनके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और साबिक सफ़ीर और सीनियर सफारतकार अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बस साहब, ट्रंप साहब की शख्सियत देखते हुए लगता नहीं था कि वो आलमी अमन के लिए कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे, लेकिन पहले गज़ा की जंगबंदी, अब रूस यूक्रेन के दरमियान सीज़ फायर की उम्मीद पैदा हुई है। सो क्या इस सब को बड़ी सिफारती कामयाबी कहा जा सकता है? देखिए, अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जहाँ तक गज़ा का ताल्लुक़ है हम देख रहे हैं कि पहला फ़ेज़ तो ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरे फ़ेज़ पे अभी तक मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए, जो कि आज से तकरीबन 3 हफ़्ते पहले शुरू हो जाने चाहिए थे। तो गज़ा के मामले में तो अभी कुछ कहना मेरा ख्याल में प्रीमैच्योर होगा। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक़ है, डेफिनेटली वहाँ पे कुछ पेशकदमी हुई है। अभी गुज़श्ता रोज़ ही सऊदी अरब में यूक्रेनियन और अमेरिकन ऑफिशल्स के दरमियान मुलाकात हुई है, और अब जिस तरह मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि बॉल इज़ इन रशिया's कोर्ट नाउ। तो अब देखना यही है कि रशिया किस तरह रेस्पॉन्स करता है। आया 1 महीने की सीज़ फायर होती है, नहीं होती, और उसके बाद फिर 1 महीने की अगर सीज़ फायर हो जाती है तो फिर मुज़ाकरात होंगे परमानेंट पीस के लिए। तो अभी मेरे ख्याल में इनिशियल यूक्रेन के बारे में मैं ज़्यादा होपफुल हूँ एज़ कम्पेयर टू गज़ा, क्योंकि गज़ा और फ़लस्तीन का मामला ज़रा पेचीदा है। अच्छा, अब ऑब्वियसली सदर ट्रंप जो हैं उनका सेकंड टर्म है, उनके स्टाइल को लोग जानते भी हैं। अब सदर ट्रंप का स्टाइल ये नज़र आता है कि वो धमका कर, बल्कि द इकोनॉमिस्ट जो है उनके मुताबिक माफिया स्टाइल में फरीकैन को टेबल पर आने पर मजबूर कर देते हैं। तो क्या दुनिया के और ऐसे मसाइल हैं जिन्हें ट्रंप इसी अंदाज में हल कर सकते हैं? क्योंकि ऐसी ऑब्वियसली अगर ऐसी कैपेबिलिटीज है उनके पास तो उनका फायदा मजीद उठाना चाहिए। बिल्कुल, मेरे जहन में आ गए 2-3 मसले वैसे। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक लिहाज से क्लैरिटी तो है कि वो चाहते हैं कि दुनिया में अमन आए और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड वो ख़त्म हो। इस ज़िम्न में जहाँ वो फ़लस्तीन में कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन के हवाले से उनकी एफ़र्ट्स हैं, मैं समझता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा जनूबी एशिया की जानिब उनको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स हैं और एक तनाज़ा जम्मू और कश्मीर का भी बड़े अरसे से चल रहा है, उस 75 साल हो गए हैं। तो जम्मू और कश्मीर में भी इस तनाज़े को भी हल होना चाहिए, और मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत को सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि वो भारत पे भी अपना प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं ताकि इस जानिब भी कोई पेश हो। अच्छा अब्दुल बासित साहब, यहाँ पाक अमरीका ताल्लुकात की भी बात कर लेते हैं। ट्रंप के शुक्रिया के बाद भी हम आइडियल ताल्लुकात से तो काफ़ी दूर हैं, लेकिन जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान को अमरीका से मदद तो चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान पर दबाव डाले, दहशतगर्दों के हैंडलर्स को लगाम डाली जाए। तो क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि हमारे, या हम इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका हमारे लिए काम करे? मैं समझता हूँ कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट इतना नहीं होगा पाकिस्तान के जो हमारे हालात हैं। ये शायद हमारे लिए दोनों तरफ से ये काम हो सकता है, हम पे प्रेशर भी बिल्ड हो सकता है कि हम कश्मीर पे भारत के साथ इंगेज करें और उसकी टर्म्स पे करें। तो ये भी साथ चीज़ें रखनी चाहिए कि जब आप दहशतगर्दी में ऐसा देखिए ना, जो UN टेररिज्म रिपोर्ट आई
इंडेक्स आया, टेररिज्म इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान नंबर 2 पे एज ए विक्टिम कंट्री। तो हमारे यहाँ तो हालात काफ़ी इस वक्त उलझे हुए हैं और देखना यही है कि किस तरह हम इस, और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये तो बड़े अरसे से ये दहशतगर्दी के मामला चल रहे हैं, 50-60 साल तो हमें देखते हुए हो गए हैं कि पाकिस्तान एक क्रिटिकल जंक्चर पे है। तो हमें अमेरिका से कोई तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। जो हमने अपने नेशनल एक्शन प्लान बना रखे हैं, मुख्तलिफ नेक्टा हमारा है, हमने उसको भी सही मानों में एक्टिवेट नहीं किया। जहाँ दहशतगर्दी के इंटरनल डायमेंशन भी है और एक्सटर्नल डायमेंशन भी है, तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर इसको आगे लेकर चलना है, रादर देन कि हम बैन करें, अकाउंट करें अमेरिका पे। हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम तालिबान हुकूमत के साथ बिहाइंड द सीन्स कुछ इंगेजमेंट करें। हमने जो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, TTP एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन ये चीज़ें बिहाइंड द सीन्स होती हैं और हमें थोड़ी बहुत डिप्लोमेटिक फिनेस दिखानी होगी, स्किलफुल तरीके से हमें आगे जाना होगा कि जो हमारे तालिबान के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसमें हमें कुछ बेहतरी लानी होगी। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब के हमें बिहाइंड द सीन डिप्लोमेटिकली अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज करना चाहिए और उन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इन मसाइल का कुछ हल तलाश करना चाहिए और अपनी इंपॉर्टेंस जो है नेचुरली इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, हम चाहते हैं हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हों, दिस इज़ अ गुड रूट टू गो अबाउट इट एज़ वेल। बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर, हमसे बात कर रहे थे अब्दुल बासित साहब। लेंगे ब्रेक छोटी सी, हाँ क्या ख्याल है? लेते हैं क्योंकि और भी बहुत सी बातें हैं जो हमने आपसे शेयर करनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। कैसे हैं आप सब लोग? हमारे यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, मतलब टोटली समर वाला हाल हमारे यहाँ हो चुका है। हाउएवर बस हमारे यहाँ ही हुआ है, बाकी तो स्नोफॉल भी हो रही है, मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट जिसको कहते हैं ना वेदर, वो चल रहा है। जैसे कि ठंडी करने के लिए आज़ाद कश्मीर जाएंगे। हालांकि आपको पता ही है कि वहाँ बर्फ तो शायद पड़ रही होगी, लेकिन हमने देखनी है। तो ये तो ऐसा लग रहा है किसी और खत्ते में है, मुल्क की कोई और है। क्या हो रहा है थोड़ी सी इधर। अच्छा बारिश भी यहाँ कोई नहीं हुई ना, सच कोई सीन ही नहीं है इधर, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मतलब कब से खुशहाली टाइप ही सीन चल रहा है। लेकिन नीलम वैली से बता रहे हैं ख्वाजा फयाज हुसैन एंड लेट्स हियर हिम। दूसरे रोज में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे जारी है। बलाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में, पहाड़ बर्फ से ढके, बर्फपोश वादियां जनते अर्जी का मंजर पेश करी है। सियाती मकामात जगरा, लवात पाला, अड़ंकेल, ग्रेस, शोंटो, सुरगुन वैलीज में 5 से 8 इंच, जबकि पहाड़ पर 2 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिशें, दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा होना शुरू हो गया है। बर्फबारी तोदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग के बायस केल, ताओबट, बर्फीली शाहराह नीलम समेत मतअद्दिद राब्ता सड़कें भी बंद हो गई है। बिजली और मौसलात इंटरनेट की सर्विसेज मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। केल वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग से मतअद्दिद घरों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों की बंदिश की वजह से बलाई इलाकों में शायद खुर्दनोश की एक किल्लत पैदा हो गई है। महकमा शरात की तरफ से सड़कों की बहाली के लिए काम जारी है, लेकिन मौसमी शिद्दत की वजह से रुकावटें पेश आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का ये स्पेल 16 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है। एसडीएम की तरफ से किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए रिस्क औजारों को अलर्ट पर रखा हुआ है। जी जबरदस्त, क्या वैरायटी है। हमारे थोड़े से ऑपोजिट इमोशंस इधर चल रहे थे, क्योंकि बर्फ तो आप एंजॉय कर ले, लेकिन उसको सड़कों का हाल देखा था आपने, अपने वो कीचड़ के तोदे भी थे, मतलब सड़कें भी मुतासर हैं। हाँ। मौसम की वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। आई वुडंट माइंड बीइंग देयर, मगर मौसम के क्या हसीन रंग है ना जो पाकिस्तान में एक ही वक्त में आप देख रहे होते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ बर्फपोश वादियाँ हैं, हमारे यहाँ देखें कि ऐसा लगता है मई जून का माहौल चल रहा है और एक ही मुल्क है और जाहिर है बड़ा वैरायटी है। अब एक और जगह लेके चलें। रफ़ीउल्लाह हमें वहाँ से अपडेट, रफ़ीउल्लाह अफरीदी। ठीक है जी, रफ़ीउल्लाह थोड़ी देर में। जिला स्टोर में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे के साथ मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से यहाँ पे बदस्तूर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। जबकि अस्तूर के जो बलाई इलाके हैं उनका गुज़िश्ता तकरीबन 20 रोज़ से अस्तूर शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, जिसकी वजह से लोग बदस्तूर वहाँ पर घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। दूसरी तरफ मसाइल और मुश्किलात की बात की जाए तो वहाँ पर रमज़ान और मुबारक में भी ग़िज़ाई किल्लत के साथ साथ अक्सर जो एशिया है
उनकी किल्लत की इतला है, ख़ासकर जानवरों का जो चारा है, साथ में वहाँ पे ईंधन है, लकड़ी वगैरह वो भी वहाँ पे दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से पहले से मसाइल और मुश्किलात की शिकार आवाम की परेशानियों और मसाइल में मज़ीद इजाफा हो चुका है। ताहम इस साल जो मार्च में जो रिकॉर्ड बर्फ़बारी हुई है, हैवी बर्फ़बारी, इस वक्त भी 3 से 4 फीट के करीब बर्फ़ मौजूद है, जिसकी वजह से बहाली ऑपरेशन में मसाइल और मुश्किलात ज़रूर हैं। ताहम बहुत जल्द तमाम बलाई इलाकों की जो राब्ता सड़कें हैं उनको बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बर्फ़बारी और बारिश का जो सिलसिला है ये 16 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है। जी, बर्फ़ एवरीवेयर, तो बेसिकली यहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई है और हमने भी चुन के आपको वही जगह दिखाई हैं। उसके बाद शायद हम आपको अपना भी हाल बता दें, लेकिन वो तो हम आपको वैसे ही बता रहे हैं कि गर्मी है, हमें क्या करें, अपना आंखों देखा हाल हम आपको पहुंचाते ही रहते हैं। मजीद क्या बात करना। हाँ जी, अच्छा जी, अभी कुछ और बात करेंगे। अच्छा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि ये हमें लगता है कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, बट देर से आए फिर भी अच्छी चीज़ है। गुड टच बैड टच क्या है, जिनसी हरासानी से कैसे बचना है। पंजाब हुकूमत ने बच्चों को जिनसी हरासानी से बचाने के लिए स्कूलों में तालीम देने का फैसला किया है। महकमा दाखिला पंजाब ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को गुड टच बैड टच से आगाही के हवाले से मरासला भेजा है और मरासले में कहा गया है कि इब्तदाई क्लासों में गुड टच बैड टच से आगाही बच्चों के निसाब में शामिल की जाए और पंजाब हुकूमत का ये फैसला डेफिनेटली यकीनन काबिल तारीफ़ है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये मदरसों तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि मुल्क में लाखों बच्चे मदारिस में ज़ेर तालीम हैं। जिनसी हरासानी की शिकायत वहाँ से भी आती रहती हैं, इसलिए जिनसी हरासानी से आगाही और बचाव के तरीक़े जानना मदारिस के बच्चों का भी हक़ है। इस मामले में उनसे इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। महकमा दाखिला पंजाब के मरासले में ये भी कहा गया है कि बच्चों को महफूज बनाना, इस्तेहसाल करने वालों को कानून के शिकंजे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। बच्चों को सिखाया जाए कि जिनसी इस्तेहसाल की कोशिश करने वालों से डरना नहीं है, उन्हें बेनकाब करना है। मरासले में बच्चों के निसाब में गुड टच बैड टच को शामिल करने के लिए माहिरीन से मदद लेने की तजवीज़ भी दी गई है। इसी पे बात करेंगे। माहिर तालीम, जी बिल्कुल, डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ हैं, माहिर तालीम हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बताएं कि ये आपको कैसा लग रहा है कि ये एजुकेशन फाइनली हमारे करिकुलम में अगर आ जाए तो यू थिंक इट वुड बी इफेक्टिव? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जैसे आपने कहा कि देखिए, एक चीज़ तो ये कि ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी उनको एक ख़त लिखा गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एक चीज़ मैं वाजे कर दूं कि जो आपका इब्तदाई जो बच्चों का करिकुलम होता है या जिसको हम ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम कहते हैं, उसमें एक चाइल्ड सेफ्टी के नाम से एक हमेशा से थीम, एक लर्निंग जो आउटकम का एरिया आपका वो हमेशा से मौजूद है। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के सेफ्टी इशूज़ को डिस्कस किया जाता है। उसके अंदर कुछ सालों से ये थोड़ा सा जो एक स्ट्रेंजर्स के साथ आपको किस तरह से पेश आना है या आपकी जो फिजिकल सेफ्टी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं या लेकिन किसी हद तक ये हमारे पास अवेयरनेस आ चुकी थी, एटलीस्ट जो एजुकेशन में लोग इन्वॉल्व हैं उन तक, कि ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, ख़ास तौर पे जो आपकी इब्तदाई तालीम है उसका, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत छोटे बच्चे से लेकर ही आपको ये हमें पता है छोटे छोटे बच्चे अब्यूज़ का शिकार हो रहे होते हैं, तो आपको असूलन 3 साल की उम्र से ये तालीम देनी चाहिए। अब ये कोई सिस्टमैटिक तरीके से या एक स्केल के ऊपर जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह की आपको मटेरियल्स बना के फिर स्कूलों के अंदर कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है और एक मिनिमम क्वालिटी इंश्योर करते हुए इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना, वो जाहिर है उस तरह से नहीं हो रहा था। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि होम डिपार्टमेंट ने ये सोचा, क्योंकि जाहिर है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी हेड करते हैं उनके सेक्रेटरी साहब, तो उन्होंने सोचा कि एक हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए और प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी तो जब एक इंसिडेंट खुदा ना ख्वास्ता हो जाता है तो आप आपका लॉ एंड ऑर्डर। डॉक्टर साहब, हाउ वुड वी गो अबाउट इट? हम करिकुलम में कोई चैप्टर डिज़ाइन करेंगे रिसर्च के बाद जो ज़ाहिर है सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, उस पर एतराज़ भी ना हो, क्योंकि बड़े शहरों में तो नहीं पढ़ाया जाना, सिर्फ छोटे गांव गोठों में भी पढ़ाया जाना है। टीचर्स को थोड़ा सा एजुकेट भी किया जाएगा कि कितना सेंसिटिवली इसको, या टीमें जाएंगी, हर स्कूल तक एक्सेस भी मुश्किल है, मतलब क्या होगा?
देखिए और बिल्कुल जेन्युइन आपका सवाल है कि पॉलिसी आपने बना ली, डायरेक्टिव दे दिया, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करना है, वहां पर आके थिंग्स फॉल अपार्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कितना इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें डिस्पैरिटी है। तो देखिए ये बहरहाल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सेंसिटिव है, ये एक ऐसा टॉपिक भी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कैपेसिटी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती स्कूलों की, कि आप एक बस आप ये कहें कि अगर आप किसी चैप्टर में भी शामिल कर देते हैं किसी मजमून के, तो आप फिर भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छी तरह से उस तरह से डिलीवर किया जाएगा जिसका फिर को फायदा भी हो। मटेरियल्स आपको बनाने पड़ेंगे। मटेरियल्स देखिए हमारे पास एनजीओज या हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन की ऐसी एजेंसीज काम करती हैं जिन्होंने मटेरियल्स बनाए होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। चाहे बगाहे आपके पास कोई ना कोई ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं, वर्कशॉप्स भी डिलीवर होती रहती हैं। जाहिर है अब ये काम आपको एक स्केल पे करना पड़ेगा। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपको डायरेक्टिव तो देना है, एक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है एडमिनिस्ट्रेशन से और स्कूलों के टीचर्स से, लेकिन साथ में आपने उनको मटीरियल्स भी देने हैं जो कि बने हुए हों बाय एक्सपर्ट्स, जिनको पता है कि अप्रोप्रिएट तरीका क्या है इस तालीम को देने का। और फिर उसके बाद जो भी आपको ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम स्कूल्स को प्रोवाइड करना है वो करवाना पड़ेगा। देखिए अब ये जरूरी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट पे एक चैप्टर में ये चीज डालें, आप इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे भी आप एक मुनासिब फ्रीक्वेंसी के साथ इसको एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे ही करवाया जाता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको एक ठीक तरीके से करना और वो जो एक पिलर्स होते हैं एक अच्छे इस किस्म के टॉपिक बुक को पढ़ाने के लिए कि सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए जिसमें कोई जजमेंट फ्री हो, जिसमें बच्चे आसानी के साथ डॉक्टर आयशा जी ये हम सारी बात कर रहे हैं और इन प्रिंसिपल बहुत अच्छी बात है, मतलब इट शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम बैक। अभी हम तरीक़ेकार पे बात कर रहे हैं कि किस तरह मटेरियल होगा, किस तरह उसको इम्पार्ट किया जाएगा। हु आर वी गोइंग टू टेक ऑन बोर्ड इन द सेंस कि अगर हम दूर दराज इलाकों के स्कूलों की अगर बात करें लेट सपोज, तो वो जो कम्युनिटीज़ हैं, वो जो घराने हैं, फैमिलीज़ हैं, वहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे वुडंट लाइक दिस काइंड ऑफ टॉक। हालांकि उन्हीं के भले के लिए हो रही होगी, लेकिन क्या अल्फाज होंगे, किस तरह इम्पार्ट किया जाएगा? इज देयर अ प्लान कि उन कम्युनिटीज़ को भी ऑन बोर्ड लिया जाए? हमारे यहाँ पहले आउट ऑफ स्कूल बच्चे इतने हैं और बच्चों और पर्टिकुलरली बच्चियों को स्कूल भेजना अभी भी एक चैलेंज है। राइट देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये उस किस्म का टॉपिक है जहां पर आपको एक जैसे कहते हैं ना ब्रॉड बेस किसी हद तक कंसल्टेशन की जरूरत होगी। आपको कम्युनिटीज को भी इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को तो बनाना ही है आपको, लेकिन आपको कम्युनिटीज के अंदर इसका वो जो जैसे कहते हैं ना बाय इन के लिए वैसे तो देखा जाए कि बच्चे की प्रोटेक्शन एक फैमिली का की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि शायद प्राइमरीली एक बहुत छोटे बच्चे की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की ही है। अनफॉर्चुनेटली वो अवेयरनेस हमारे पास उस तरह से नहीं मौजूद। हमारे पास अभी भी इस चीज को शर्म हया और टैबू समझा जाता है कि मैं बच्चे से इस किस्म की बात क्यों करूं, मैं अपने बच्चे के जहन में बल्कि ये बात शायद डाल रहा हूँ अगर मैं इस तरह की बात करूं। तो वो चीजें आपको जाहिर है सिर्फ स्कूल के अंदर तो नहीं, हमारे पास तो आउट ऑफ स्कूल का भी बड़ा इशू है, इनफॉर्मल स्कूलों का भी है, फिर मदरसास भी हैं। तो आपको बेसिकली जाहिर है सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। मुश्किल काम है, डॉन्टिंग काम है, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं तो मदरसों का भी इसमें शामिल किया गया है मदरसों को, या अभी सिर्फ स्कूलों तक बात हो रही है? देखिए मदरसे आपके हाथ में आएंगे तो फिर आप शामिल करेंगे ना। तो देखिए वो तो आपको पता है कि मदरसों का जो रजिस्ट्रेशन का इशू है जो हमेशा से है, फिर आपने कुछ महीनों पहले सुना होगा कि मदरसों को इसका एतराज है कि जी क्यों हम अपने आप को रजिस्टर करवाएं आपकी वज़ारत तालीम के साथ। तो वो तो इशू आपको अभी 2 महीने पहले आपको नजर आ गया था और उसका आउटकम भी आपको नजर आ गया था कि उनकी बात मान ली गई थी। तो जो मदरसे तो आपके काबू में हैं, जो आपसे फंडिंग लेते हैं, जो आपसे थोड़ी बहुत सपोर्ट लेते हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं कुछ, वो तो 5-7 हज़ार आपके काबू में आ जाएंगे। शायद वहाँ पे भी डिलीवरी इशू होगी, लेकिन एटलीस्ट इन प्रिंसिपल शायद आपके काबू में आ जाएंगे। लेकिन वो मदरसे जो आपके काबू में नहीं आते, जो बेसिकली जहाँ पे बल्क आपके बच्चों का जाता है, वो तो फिर आपके सामने ही है कि जाहिर है तो ये मदरसों को फिलहाल हम आउट कर देते हैं, स्कूलों की बात कर लें। एटलीस्ट कहीं से तो शुरुआत हो, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इसका शुरुआत हो। कब होगी, मतलब क्या डिसाइड क्या किया है? ये भी वो बातें ना हो जाए ना कि जी बातें की हैं इन प्रिंसिपल बहुत अच्छी बात है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना हुआ। कोई टाइमलाइन है सेट की भी?
मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, ये तो आपके सामने है, ये आज ही की शायद न्यूज़ है आजकल की, और इसके बाद बेसिकली ये किस तरह से ये बेसिकली इसकी शक्ल क्या बनती है, क्या टाइमलाइन बनती है, ये तो फिर अब देखिए आगे से आपको स्कूल एजुकेशन रिस्पॉन्ड करेगा। वो जाहिर है आपको थोड़ा सा ये भी सुनाएंगे कि जी हम पहले भी थोड़ा बहुत इस तरह कर रहे हैं, देखिए हमने फलाने चैप्टर में ये वाला एक पैराग्राफ डाला हुआ है, या वहाँ पे हमने बच्चों को एक हेल्पलाइन का नंबर हुआ है, और फिर वो ये भी कहेंगे कि देखिए जी हम ये वाली ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, हमने उस जमाने में ये ट्रेनिंग कराई थी, कल हमने ये ट्रेनिंग करवानी है। लेकिन इसको सिस्टमैटिकली एक ठीक तरीके से, जिस तरह से आपको ये काम करना चाहिए, जिस तरीके से और जगहों पे ये काम, और ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसके मॉडल्स एग्जिस्ट नहीं करते, That's right. एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास लोकल भी मटेरियल्स बने हुए हैं बहुत सारी एनजीओज के। अब सिर्फ बात ये है कि आपने वाकई सीरियसली ये काम करना है, या बस एक वो चेक बॉक्स एक्सरसाइज कर ली थी कि हमने खत लिख दिए, और आगे से जो करने वाले हैं ये काम, अब वो इसको कैसे ऑपरेशनलाइज करते हैं, दैट विल बी अ चैलेंज, और वो कितना सीरियसली करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आयशा। लेट्स सी कैसे होता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाता है। आई वुड गो एज फार एज टू से कि हम भी अगर मदद कर सकते हैं किसी तरीके से, बिकॉज ये एक कैंसर है हमारी सोसाइटी के लिए, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इट नीड्स टू बी curtailed, it needs to be nipped in the bud। तो अगर एजुकेशन जो कि अगर क्या, दैट इज़ वन वे, अ वेरी इफेक्टिव वे टू गो अबाउट इट, और बिल्कुल यंग एज से ये अगर सेंसिटाइज कर दिया जाए तो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है ये इंडीड। हमारे मतलब ऐसे एनजीओज़ हैं, मतलब ड्रामा याद है आपको वो एहसन खान वाला, जिसमें इस मौजू को उठाया गया था, उसमें कितना वावेला मचा था, लेकिन कितना ज़रूरी था इस मौजू को उठाना, इस पर बात करना उडारी। हमारे पास मटीरियल है, ऐसे मौजूद हैं जिनसे हुकूमत मदद ले सकती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। इंडीड। अब पता नहीं किस किस बात पे एहतियात करनी पड़ेगी और किस किस मामले में बच के रहना पड़ेगा। कुछ एवेन्यूज होते थे ना जहाँ फड्डा पड़ गया, लड़ाई पड़ गई तो आपस में होंगे, एक दूसरे को मार देंगे। अब तो एवेन्यूज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ऑनलाइन लड़ाइयाँ होती हैं, फिजिकल ऑल्टरकेशंस पे बात आ जाती है, जैसे कि मतलब मैक्सिमम क्या होता था, जमीन का झगड़ा होता था, इसी पे होते थे कत्ल वगैरह, मतलब इससे बड़ी क्या चीज़ होनी थी। अब तो हमें बड़ी की देखने की जरूरत भी नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे कत्ल हो रहे हैं। जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ने एक मेंबर को निकाल दिया, उस मेंबर को इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने ग्रुप एडमिन को मार दिया, कत्ल कर दिया जी। सोचें ज़रा, तो ये सब कुछ भी हो रहा है। इसकी डिटेल है हमारे पास, लेट्स वॉच दैट। कौन बता रहे हैं? रसूल दावड़ बता रहे हैं, लेट्स वॉच। जी बिल्कुल, पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाका रेगी सफ़ेद संग में व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर एडमन ने एक बंदे को कत्ल कर दिया, एक जवान को कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश और तहकीक शुरू की, मुलजिम को गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए और हैदराबाद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से हमने गिरफ्तार जो मुलजिम था उससे भी बात की और इसके अलावा उस दूसरे फरीक से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से हमें बताया गया कि चूँकि वो इस केस को मज़ीद आगे लेकर जाना चाहते, तो इस वजह से इस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहते। लेकिन बताया ये गया था कि चूंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था और उन्हें हटाया गया था, जिस पर वो झगड़ा हुआ, और इस झगड़े को हल करने के लिए फिर जरगे की सूरत में आमयून नामी, यानी उसका एक भाई है सुतेला भाई, वो जा रहा था उनके साथ। तो ये FIR मुकदमे में कहा गया है सुलह सफाई के लिए और इस मसले को टेकल हल करने के लिए। लेकिन दरमियान में कहा जा रहा है, उस FIR में भी लिखा है कि रास्ते में यही मुलजिम और इनके साथ एक दूसरा शख्स बैठा हुआ था और उन्होंने इन पर फायरिंग शुरू कर दी और उस फायरिंग के नतीजे में ये जवान जो है इसको कत्ल कर दिया। अब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है और इस हवाले से बाकायदा FIR रेगी थाने में दर्ज है। जी मतलब ज़रा आप चेक करें इस खबर को कि किसी का इतना बर्दाश्त ना हो। मतलब यू कांट बिलीव, अंटिल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें पूरी कहानी नहीं सुनाई, हम सोच रहे थे ये कैसे हो सकता है कि किसी के एक ग्रुप से निकाले जाने में, व्हाट्सएप ग्रुप से, नॉट इवन कोई एक्चुअल फिजिकल ग्रुप हो, उससे निकाले जाने पे इतना गुस्सा चढ़े कि कत्ल हो जाए। इसलिए मुझे कोई एडमिन बनाता है ना, मैं तो साफ इनकार कर देता हूँ। नहीं, आप बन जाएं, इट्स ओके। लेकिन हमारे सारे नौजवान बिल्कुल ऐसे नहीं है, दिस इज़ द माइनॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और दो नौजवान हमारे साथ हैं जिनसे आपकी मुलाकात करानी है। मोहम्मद रायान दाऊद और ताहा महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और क्यों मौजूद हैं? कतर में हुई है एक कहानी। कतर में होने वाले एको मैराथन एशिया 2025 में पाकिस्तानी तलबा ने अपनी सलाहियतों का भरपूर रोहा मनवाया है। पाकिस्तानी तलबा की टीम इनविजन ने 61वीं बैनुल अक़वामी
टीमों में कम्युनिकेशन की कैटेगरी में पहला इनाम हासिल किया और अर्बन कैटेगरी में टॉप 10 में जगह बनाई। कराची की नस्ट यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट्स हैं और 15 सालों से बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबियां समेट रही है ये यूनिवर्सिटी। रायान दाऊद और ताहा महमूद हमारे साथ हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, कमाल का मार्का आपने मारा है। अच्छा, ये वही एक हम नस्ट का एक कार मॉडल वाली हम बात भी पहले कर चुके हैं, आप लोग नहीं थे लेकिन आप लोगों के साथी थे। बिल्कुल। सो बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं। कोई जो है वो फार्मूला स्टूडेंट व्हीकल बना के यूके में पार्टिसिपेट करती है। हम लोग जो है वो एफिशिएंसी वाली व्हीकल्स बनाते हैं और उनको शैली मैराथन में लेके जाते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ में ये कंपटीशन होता है। इस साल जो है कतर में हुआ था। हमारी टीम जो हम लोग पिछले 15 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग 17 गाड़ियाँ बना चुके हैं एंड दिस वाज 18 एंड 19 व्हीकल जो कि हम लोग लेके गए। सो हर साल पिछली गाड़ी को अपग्रेड कर रहे होते हैं या ऑल टुगेदर एक नई गाड़ी बन रही होती है? नहीं, बोथ। अगर तो इसी फील की हमारी जो प्रीवियस गाड़ी है उसका भी हम लोगों ने फुल पोटेंशियल अचीव नहीं किया है, तो फिर हम लोग उसी को आप कह लो उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन करके लेके जाते हैं। वरना इसी फील के इसको जो इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी वो मैक्सिमम रीच हो गई तो फिर हम लोग नई गाड़ियाँ बनाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स दैट वी पार्टिसिपेट विद वो नई गाड़ियाँ बनाई हुई होती हैं हमने। तो हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन दीज इवेंट्स? आप बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब एक टाइटल है, एक एक्सपेक्टेशन है कि ये गाड़ियों में हम ये देख रहे हैं, तो आप उसको इन माइंड रखते हुए गाड़ी कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमने यहाँ शोकेस करनी है इस मुकाबले में या यहाँ लेके जाना है। भी ज़ाहिर है देखना पड़ता होगा थोड़ा बहुत। जी बेसिकली तो हम लोग जो जिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं वो अर्बन और प्रोटोटाइप कैटेगरीज होती हैं, विच आर 2 डिफरेंट व्हीकल कैटेगरीज। हम लोग ने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के अंदर पार्टिसिपेट किया था दोनों गाड़ियों से एंड ये हमारी पार्टिसिपेशन आफ्टर 2019 फर्स्ट टाइम थी आफ्टर कोविड के बाद देयर वाज अ सेटबैक एंड उसके बाद हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे। बट आफ्टर रिलेंटलेस एफर्ट्स हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कंपटीशन। तो क्या बना यार? अच्छा, मैं आई एम आल्सो क्यूरियस, हाउ डिड यू बीट द अदर पार्टिसिपेंट्स? को जीतने के लिए सारे आए होंगे, मार्के मारे होंगे उन्होंने, लेकिन हाउ डिड यू गाइस लाइक? कम्युनिकेशन तो इसकी इतनी अच्छी है ना कि नहीं, बेसिकली कंपटीशन के में कुछ गाइडलाइंस और सेट ऑफ रूल्स ये होते हैं कि जिनके अराउंड आपने अपनी गाड़ी को डेवलप करना है। तो ऑब्वियसली हमारी जो क्लासेस में जो हम लोग ने टेक्निकल लर्निंग होती है, फिर खुद से जो सीखते हैं फ्रॉम आवर सीनियर्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, उन सबको यूज़ करके ऑब्वियसली हम लोगों ने गाड़ियाँ डेवलप की एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस कि हम लोग ने जो गाड़ियाँ बनाई और जो हमने रेस की वो दैट वर बेटर देन अस। और कम्युनिकेशन। अच्छा, दिस इज एन एक्चुअल फिजिकल कार? यस। और दिस इज अ डिजाइन ब्लूप्रिंट दैट यू टेक? नो, दीज आर एक्चुअल वर्किंग कार्स जिनको आप ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हैं कि दीज आर वर्किंग कार्स। और बेसिकली व्हाट वी टारगेट इज एफिशिएंसी। सो हमारी जो प्रोटोटाइप आप लेके जाते हैं वहाँ? यस, हम लोग इसको शिप करके वहाँ लेके जाते हैं। यस। सो हमारी जो प्रोटोटाइप व्हीकल है वो ऑन अ सिंगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट ट्रेवल्स 196 किलोमीटर्स। यानी कि आप कह लें आप कराची से हैदराबाद यू कैन ट्रेवल इन लेस देन अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पोटेंशियल को हम लोग टारगेट कर रहे होते हैं इन आवर कंपटीशन। ज़बरदस्त। अच्छा, तो वहाँ फिर बाकी भी ऑब्वियसली आए होते हैं, एंट्रीज आती होंगी, किसको बीट किया आपने? देखिए, कम्युनिकेशन अवार्ड के लिए तो देयर वर 61 टीम्स थी 16 कंट्रीज से, उन सबको हमने बीट किया। और बाकी इंडिया से IIT से टीम आती है, दे आर वेरी गुड। चाइना से, जापान से, इंडोनेशिया से बहुत सारी टीम आती है। सो इन सम कैटेगरीज हम आप कह लें बाकी से बेहतर थे, इन सम वी वर अ बिट लैग बिहाइंड, बट मोस्टली जो कंपेटिटर्स होते हैं दे आर फ्रॉम चाइना एंड। बट ओवरऑल द डिज़ाइन एंड द एफिशिएंसी ऑफ द कार, इसमें कौन कौन सी मुल्क की गाड़ी आपको इम्प्रेस की? आई थिंक इंडोनेशिया की जो टीम्स थी दे वर वेरी वेल, बिकॉज बिफोर कतर द कंपटीशन जो था वो इंडोनेशिया में हो रहा था। तो आप कह लें कि उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि अगर लोकल टूर्नामेंट्स होंगे क्रिकेट के तो आपका नेशनल टैलेंट आएगा, तो उससे ज़्यादा कंपटीशन कतर से पहले इंडोनेशिया में आ रहा था, तो उनकी टीम बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। पाकिस्तान में नहीं है करा सकते इको मैराथन? वी डेफिनेटली कैन, बट आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली जो स्टेक होल्डर हैं या जो पावरफुल पीपल है जिनको ये चीज़ करवानी चाहिए, उनका एजुकेशन, इंजीनियरिंग, यूथ की तरफ इतना फोकस नहीं। आप हमारे टीम लीडर बने वहाँ पे, और आप अगली दफा सबको आपको कहना चाहिए कि अगली दफा प्लीज पाकिस्तान में कराएं। अच्छा तहा ये भी बताएं, मतलब हम ये देखते हैं और कमाल की बात है कि लिमिटेड रिसोर्सेज भी हों, जाना भी मुश्किल हो। 2019 के बाद अब आप गए हैं और जीत गए कम्युनिकेशन में, तो आर यू इन टच विद द अदर मुल्कों से जो आए होते हैं पार्टिसिपेंट? कोई आप लोगों के कोई ग्रुप्स बन गए, कोई एक दूसरे से, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बड़ा एक्सपोजर होता है लाइक माइंडेड लोगों का। कितने होते हैं कि यार अब देख लो तुम्हारी ये गाड़ी है, इसमें ये कर लो तो बेहतर हो जाएगा, या फिर ना वो बता रहे हो, आपने खुद भी तो देखा ही होगा। एग्जैक्टली, हम लोग जो गए थे कंपटीशन में, तो अपार्ट फ्रॉम जस्ट कम्पीटिंग हमारा ये भी एक टारगेट था कि हम लोग अपना जितना एक्सपोजर हासिल कर सकें और जितना दूसरी टीम्स के साथ में लिंक कर सकें, ताकि इट हेल्प्स अस एंड इट हेल्प्स देम एज वेल। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वी वर स्टैंडिंग आउट और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर
द अदर टीम्स वर वेरी गुड। तो यही हमारा टारगेट होता है कि हम लोग दूसरी टीम्स को हेल्प भी करें और इंस्टेड ऑफ राइवलरीज हम लोग जो है ना वहाँ पे अपना जबरदस्त। आप लोग किस ईयर के स्टूडेंट हैं दोनों? फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों ने तो ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए जो आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको बीट करना जरा मुश्किल है। आप लोगों के सीनियर्स ने भी बड़े स्टैंडर्ड सेट किए। 2009 से आगे टीम चल रही है 15 इयर्स, तो पूरा एक आप कह लें इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। सीनियर्स पास आउट होते हैं, जूनियर्स आते हैं, उनको हम ग्रूम करके डेवलप करके जाते हैं। तो आपकी गाड़ी में अभी गुंजाइश है कि अगली दफा इसी को बेहतर किया जाए या नया आपने फुल पोटेंशियल अचीव कर लिया? वी आर बेसिकली प्लानिंग कि वी डेवलप न्यू व्हीकल्स, और आप कह लें कि अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद हम लोग एक हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल भी बनाएं। तो उसके लिए हमारी 2026 के लिए हमारी आप कह लें कि ये टारगेट है। होपफुली वी कैन अचीव इट। अब जो गाड़ियां बन गई हैं, जैसे ये गाड़ी थी, इसका क्या किसके पास है ये गाड़ी? नहीं, बेसिकली सो व्हाट वी डू इज कि वो हमारे पास ही होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट व्हीकल्स हैं, तो उनको फिर हम हमारे पास ही रखते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, बाकी आने वाले बच्चे जो एग्जैक्टली, और फिर उसमें जो पार्ट्स हम लोग अपनी नई व्हीकल में लगा सकते हैं उसके अंदर उनको यूज करें, जो भी हम लोग रीयूज कर सकते हैं फॉर कॉस्ट सेविंग। जबरदस्त भाई, very nice. ये this is the youth that we want to showcase everywhere in the rest of the world, especially on our platform. तो ये रोल मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। रायान एंड ताहा, थैंक यू सो मच। बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जिनसे दीगर बच्चे इंस्पायर हो सकते हैं। बेशक, you know, certainly amongst them. बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे कुछ देर में। See you in a bit. अब आप ये सुनिए, अब वो दिन आ चुके हैं लिटरली कि जब ईद की तैयारियां ज़ोरों पर आ रही हैं और ख़ास तौर पर कपड़े रेडी हो रहे हैं। इस माहौल में दर्जी की सेलिब्रिटी से कम नहीं होते, और ये तो मतलब एक नॉर्मल नोक झोंक है ना। आप दर्जी के पास जाएंगे, दर्जी कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आप इसरार करेंगे, इतने एंड पॉइंट पे जाएंगे, या फिर आप किसी और दर्जी के पास चले जाएंगे, या फिर आप रेडीमेड किसी दुकान से बना बनाया जोड़ा ले लेंगे। ये तो बचपन से हो रहा है। लेकिन बात इतनी बढ़ जाना कि कपड़े लेने से इनकार कर देने पर अटक में एक दर्जी के माजरत करने पर गाहक ने यह रद्द अमल दिया कि उसको जान से मार डाला। कैन यू इमेजिन? मतलब वहाँ व्हाट्सएप एडमिन को मार दिया निकालने के लिए, यहाँ दर्जी को मार दी। क्या हो रहा है? ये बर्दाश्त किधर चली गई? इतने अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स हमने आपको ला के दिखाते हैं कि यंग लोग आजकल क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं जी, कपड़े नहीं बने हमारे। और ये कोई बंदा है जिसके मतलब व्हाई आर यू सो इन्वेस्टेड इन योर न्यू क्लोथ्स फॉर ईद, और कि इतना कि आप दर्जी को ही मार दें। बादशाह खान मजीद बता रहे हैं, लेट्स वॉच। सुने। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है दिल लाटक के इलाका वेसा के मुकाम पर, जहां पर गुज़िश्ता रोज एक अफसोसनाक हुआ कि पेश आया टेलर मास्टर की दुकान पर फायरिंग की गई, जिसमें ताजिद नामी टेलर कत्ल कर दिया गया और इसका साथ जो शागिर्द था वो जख्मी है। और अभी तक ये कहा जा रहा है कि वो इनकी हालत तशवीशनाक है। यहाँ पे इनके भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। उसने बोला कि मुझे कपड़े सिवा दे, उसके पास टाइम नहीं था और आपने झगड़ा कर दिया, फिर घर जा रहा है, उससे पिस्तौल लाया तो मेरे भाई को मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। DPO साहब अटक, वजीर आजम मेहरबानी, मुझे इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, भाई का कहना है कि यहाँ पे ये जो अफसोसनाक हुआ क्या पेश आया, तो यहाँ पे इनका भाई जो साजिद नामी टेलर मास्टर था, तो ये यहाँ पे इसकी ये दुकान थी और यहाँ पे इनके साथ काम भी ज़्यादा था। ईद के दिन भी तकरीबन करीब आते जा रहे, तो इस सिलसिले में यहाँ पे एक तरफ बिजली का लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ इनके साथ काम भी ज़्यादा था। इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया और इस इनकार पर ये मुल्ज़म पेश में आकर उन्होंने घर से पिस्तौल लेकर इन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ये साजिद नामी टेलर मास्टर मौके पे जान बहक हुआ और इसके साथ जो जख्मी है और शागिर्द उनको अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इनकी हालत भी तशवीशनाक है। तो यानी व्हेन द टेलर रिफ्यूज, तब उनकी लड़ाई हुई, कोई झड़प हुई बीच में, एंड देन ही पुल्ड आउट अ गन एंड किल्ड हिम। ये सूरत हाल बनी। हो सकता है बेचारा टेलर वैसे ही कह रहा होगा अपने जरा बनवाने के लिए कि जी मेरे पास टाइम नहीं है। जो शागिर्द है वो भी जख्मी है, तो पूरा ही मतलब अब ये सोचना कि तो मैं बर्दाश्त, वही वाली बात है कि बर्दाश्त खत्म हो गई है शायद, मतलब पहले भी क्या नहीं थी या अब और ज्यादा खत्म होती जा रही है। क्या इसकी वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात मतलब हैं? रीज़न देखें आप कि किस वजह से जी हमने कत्ल कर दिया, किसी को मार दिया। अच्छा, अब अपने कपड़े बनवाएगा जेल में जाके। अच्छा जी, आगे चलें। राजनपुर जाएंगे और फलों के रेट आसमानों पर तो हैं, लेकिन शहरियों ने पकौड़ों समोसों की दुकानों का रुख किया हुआ है। कोई बुराई नहीं है इसमें, इतने उदास तरीके से आप कह रहे हैं जैसे कोई ऑल्टरनेटिव के पकौड़े समोसों से क्या प्रॉब्लम है आपको? अचानक से याद आया, मेरी अम्मी ने कहा था कोई धनिया तो नहीं मंगवाया? नहीं, समोसे चाहिए तो मैं आज फिर भूल गया। ये आपको इसलिए आपको ये बताते ही मुझे समोसे कहते ही मुझे वो याद आया। मेक सेंस, माजरत करें ऑन एयर अम्मी से।
सो अभी उसका कुछ इंतजाम करते हैं। और साथ साथ जलेबी भी चल रही है, इलियास रजा हमें कोई बुराई नहीं है जलेबी में। तारी के लिए बाजारों पे शहरियों का बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। लोग क्यों चाहते हैं कि आज चटपटी चीज हो, और यहाँ पर आप देखिए कि चिकन के समोसे तैयार हो रहे हैं और साथ पकोड़े तैयार हो रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पर जलेबी भी ले रहे हैं, गरम गरम जलेबी भी तैयार हो रही है। कुछ शहरी भी मौजूद है, मैं इनसे भी बात करता हूँ। तो चटपटी चीजें खाने को दिलकार है, और ये राजरपुर की एक मशहूर जगह है जहाँ पर पकोड़े और समोसे मिलते हैं, चटपटी चीजें खाने को मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डबल काम हो जाता है माह रमजान में, डबल काम हो जाता है। पहले 100 निकलता, अब 500 निकलता है, तकरीबन हाथ तो हाथ का फर्क है। ये दुकानदारों के ना आज रोजेदार है, वो आकर आज समोसे पकोड़े लेने हैं। पहले जो हम समोसे तैयार करते थे, आज 4 गुना ज्यादा समोसे हम तैयार कर चुके हैं, जो हमारे यहाँ फरोख्त हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा, मैं इसलिए एक्सक्यूज मी कर रहा था कि आप देख रही हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे, और आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं भेजा। एक्सक्यूज मी, मैं दही फुल्की किसने भेजी थी? यू डिड नॉट। मैं आई वाज एक्चुअली अभी हमें थोड़ी सी एक टिप हो रही थी कि आधा रमजान या जितना भी रमजान गुजर गया, ही हैज नॉट सेंट मी एनीथिंग फॉर इफ्तारी। कौन है ये लोग? वैसे पहले ज़्यादा एहतमाम होता था, मुझे लगता है कि मोहल्ले में कहीं ना कहीं से तो ट्रे आ ही जाया करती थी। इस हर गुजरते साल के साथ मोहल्लेदारों में भी ये तकल्लुफ कम होता जा रहा है। अब आप वो दर्जी वाले वो लोग ना बन जाना। नहीं, मतलब बस ये है। अच्छा, आपको जाते जाते कुछ दिखा दें। हमारी क्रिकेट आज वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट शो इन मंथ्स जिसमें हमने क्रिकेट का कोई जिक्र नहीं किया था। ये हो नहीं सकता, लेकिन हो नहीं सकता। हमें याद आ गया, हमने कहा नहीं क्रिकेट करना है। तो न्यूजीलैंड से पहले हमारे बॉयज ने किया है फोटोशूट, हुआ है उनका फोटोशूट, और मुलाकात कर रहे हैं कोच साहब से। अच्छे स्पिरिट्स में लग रहे हैं, गुड स्पिरिट्स, एंड कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज देम। और हमारे जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान वनडे के, और बाबर आजम, वो तो उम्रे की अदायगी के लिए सौदी अरब में हैं। सो अच्छा, तस्वीर अच्छी निकल आई बीच में, फिर आप दिखाएं पूरी? नहीं, ओके चलिए ठीक, छोड़ें। और इस परफॉर्मेंस के बाद इतना ही बनता था। ठीक है, All right, we'll see you tomorrow. Bye. 4 से 6 बजे।